हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ मॉडर्न मशीनरीज। तो अभी तक हमने डिसइंटीग्रेटर पढ़ लिया है, बॉल मिल पढ़ लिया है, पल्वराइजर पढ़ लिया है और हमारे ग्राइंडर्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे की बची हुई मशीनरी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंड रनर मिल। नाउ एंड रनर मिल का फंक्शन क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है क्रशिंग एंड शेयरिंग। बेसिकली एंड रनर मिल इज अ मैकेनिकल पेस्टर एंड मोटर। जैसे कि हमारा खलवियंत होता है, उसमें भी एक पेस्टल होता है, एक मोटर होता है, वैसे ही इसका प्रिंसिपल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मोटर मेड अप ऑफ स्टील, a dumbbell shaped heavy pestle made from the same material as that of motor is mounted eccentrically in the motor। यानी कि एक मोटर होगा जो कि स्टील का बना हुआ होगा, एक डम्बल शेप्ड हैवी पेस्टल होगा जो कि सेम मटेरियल का बना होगा, एंड मटेरियल एज दैट ऑफ मोटर इज माउंटेड इसेंट्रिकली। वो क्या इसेंट्रिकली मोटर में होगा? थ्रू अ हिंज जॉइंट। एक हिंज जॉइंट के थ्रू वो उसमें इसेंट्रिकली प्लेस्ड होगा ना। तो मोटर जो है वो रोटेट करेगी, मोटर रोटेट करेगा बाय अ मोटर। द पेस्टल रोटेट्स इटसेल्फ बाय फ्रिक्शन। अब क्योंकि वो उसके साथ हिंज्ड है ना, और फ्रिक्शन के थ्रू वो उसके साथ साथ रोटेट करेगा by friction and is free to rise and fall in motor, due to which both the grinding actions, इसकी वजह से उसमें impact और shear दोनों होंगे। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल क्या था? क्रशिंग एंड shearing। ठीक है। स्क्रैपर्स आर अटैच्ड टू द पेस्टल which ensures that the material is constantly removed from the pestle and returned back to the mortar। कि जो भी वेस्ट है वो साथ साथ में रिमूव होता जाए। ठीक है। एट द एंड ऑफ ग्राइंडिंग द पेसल इज रेज्ड टू रिमूव द पाउडर। जो फाइनली हम वापस पेसल को हटाएंगे और जितना भी पाउडर्ड मटेरियल है उसे बाहर निकालेंगे। ठीक है ना। द मटेरियल टू बी ग्राउंड, जिसे हमें करना है उसे मोटर में डालेंगे जो कि मैकेनिकली रोटेट होगी। द पेस्टल, जब भी हमने बताया कि वो खुद से फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगी। जो मटेरियल होगा वो क्रश्ड होगा, शेयरिंग मैकेनिज्म होगा एंड रब बिटवीन द पेस्टल एंड रोटेटिंग मोटर। इनके बीच में उसके बीच में रबिंग होगी। स्क्रैपर्स रिमूव द स्टिकिंग मटेरियल फ्रॉम द पेस्टल। जो भी स्क्रैपर्स होते हैं वो पेस्टल पर से जितना भी स्टिकिंग मटेरियल होता है उसको बाहर निकालते हैं और वापस से मोर्टार में डाल देते हैं फॉर ग्राइंडिंग। ऐसा होता है ना, जैसे हम खल में भी करते हैं तो कुछ जो है पेस्टल के ऊपर चिपक जाता है, तो स्क्रैपर्स क्या करते हैं उसको पेस्टल से हटा करके वापस मोर्टार में डालते हैं ताकि फिर से ग्राइंड हो जाए। एट द एंड ऑफ ग्राइंडिंग द पेस्टल इज रेज्ड टू फैसिलिटेट एम्पटिंग एंड क्लीनिंग। उसके बाद क्या, ग्राउंड हो गया तो उसके बाद आप पेस्टल को उठा करके जितना भी आपने फिनिश प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालेगा। ग्राउंड मटेरियल इज पास थ्रू अ सीव। उसके बाद जो आपने कलेक्ट किया है उसे सीव के थ्रू छान लोगे सो दैट आपको जो डिजायर्ड साइज है वो आपको मिल जाएगा टू गेट द पाउडर ऑफ रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज। एडवांटेजेस क्या होते हैं? दिस मिल इज क्वाइट सूटेबल फॉर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ कॉस्ट मटेरियल। भाई बड़ा साइज है, उसको रिड्यूस करने में आपको जो कलेक्ट करना है, जो पर्टिकुलर साइज चाहिए वो आपको मिल जाएगा जब आप उसे सीव से पास करोगे। ठीक है। इतना था हमारा एंड रनर मिल। बहुत सिंपल सा है। ये इसकी इमेज है, इसको देख लो। बहुत सिंपल है। एक पेस्टल है, मोर्टार है, सेम मटेरियल का होगा जैसे कि स्टील हो। क्रशिंग और शेयरिंग इनका प्रिंसिपल होता है। इसेंट्रिकली प्लेस्ड होता है और फिर वो उसके साथ साथ मोटर के साथ साथ मूव करेगा बाय फ्रिक्शन एंड इट इज फ्री टू राइज एंड फॉल। स्क्रैपर्स पेस्टल में लगे हुए ड्रग को वापस से मोटर में डालने का काम करता है एंड एट द एंड आप उसको कलेक्ट कर लेते हो। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एंड रनर मिल। अब हम पढ़ेंगे एज रनर मिल। एज रनर मिल में क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है क्रशिंग, क्रश करना एंड फ्रिक्शन। द एज रनर मिल, इसी को हम चेजर मिल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो हैवी व्हील्स होते हैं जो कि स्टील के बने होते हैं। वो एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं। कैसे? दीज आर माउंटेड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। यानी कि ये सीधे खड़े होते हैं एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, विच आर मेड टू रिजॉल्व और चेज ईच अदर। जैसे कि ऐसे करके दो व्हील्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड है ऑन अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट और ये एक दूसरे को चेज कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ओके। The large size, now what is it saying?
which are made to resolve or chase each other on a steel or a granite base. जो नीचे का बेस होगा वो भी स्टील का होगा. द स्टोन्स में वैरी, उनका साइज वैरी कर सकता है, 0.5 से 2.5 मीटर का डायमीटर भी हो सकता है. द लार्ज साइज रोलर्स में वे अप टू 6 tons. Usually the wheels are rotated, but sometimes the base determines the particle size of the material. अब क्या होता है कि इन wheels के नीचे जब इनके बीच में जब आ जाएगा ड्रग, तो वो टूट जाएगा, क्रश होगा, क्रश के थ्रू उसका साइज रिड्यूस होगा. Hence, the fineness of the particle can be increased or decreased by adjusting the height. हम उनकी हाइट को एडजस्ट करके भी फाइननेस देख सकते हैं. अब क्या होगा, मैकेनिज्म कैसे है, जो भी आपको मटेरियल को ग्राइंड करना है आप उसको डालोगे, बेस में डालोगे, एंड इसके जो भी पाथ है इन द पाथवे ऑफ द रनर्स बाय स्क्रैपर्स, आप उसके पाथवे में उसको डालोगे, एंड इज केप्ट इन द पाथ ऑफ द रनर्स बाय स्क्रैपर्स. द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस ड्यू टू क्रशिंग बाय द वेट ऑफ द रोलर्स. मैंने अभी वही कहा कि रोलर्स के नीचे उसके वेट को सह नहीं पाएगा, वो क्रश हो जाएगा. बट मोस्टली इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर्स एंड द बेडस्टोन. अब एक तो जब उस रोलर के नीचे आएगा, एक तो उसका वेट पड़ रहा है, पर उससे ज्यादा किस वजह से, क्योंकि जब वो रोल कर रहा है ना, तो उस रोलर और बेडस्टोन की जो भी बेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से वो ज्यादा अफेक्ट डाल रहा है. आफ्टर ग्राइंडिंग द मटेरियल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, इट इज टेकन आउट ऑफ द मिल. जब आपने देख लिया कि हाँ भाई हो गया, उसे आप बाहर निकाल दोगे, सीव से छान लोगे, जो मटेरियल आपका निकल गया. आफ्टर सीविंग इज अगेन पुट इन द मिल फॉर रीग्राइंडिंग, और इट मे बी मिक्स्ड विद द मटेरियल टू बी ग्राइंड. अब हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो वापस उसमें डाल के ग्राइंड कर लो. That's it. Although the edge runner mills are being replaced with more sophisticated machines, but still they are used to reduce the particle size of extremely tough and fibrous roots and buds. मतलब कि काफी नई नई मशीनरीज आ गई हैं, बट इसको हम अभी भी यूज कर सकते हैं एक्सट्रीमली टफ अगर कोई ड्रग है उसको ग्राइंड करने में. ओके, सो दिस वाज अबाउट द एज रनर मिल. अब हम पढ़ेंगे कोटिंग पैन, जिसे कहते हैं पॉलिशिंग पैन भी. द प्रिंसिपल्स ऑफ टैबलेट कोटिंग आर रिलेटिवली सिंपल. क्या करनी, कोटिंग करनी है आपको, है ना. टैबलेट कोटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अ कोटिंग कॉम्पोजिशन. जो आपको कोट करना है उसे आपको टैबलेट पे डालना है, टू अ मूविंग बेड ऑफ टैबलेट, कि आप टैबलेट्स जो है घूम रही होंगी और उनके ऊपर आप कोटिंग करोगे. विद द कॉन्वर्स किसके यूज में, heated air, with the use of heated air to facilitate evaporation of the solvent. अब कोई भी स्टैंडर्ड कोटिंग पैन सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होगा, एक सर्कुलर मेटल पैन होगा जो कि कुछ एंगुलरली प्लेस्ड होगा, कुछ एंगल होगा. देखो अभी आपको एक इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे ये इसमें कुछ एंगल है, राइट. द पैन इज 8 to 60 inches in diameter, डायमीटर काफी बड़ा है, एंड इज रोटेटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करेगा, राइट. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे, तो इसे मूव करेगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ अ मोटार. इसके साथ साथ क्या, हीटेड एयर डायरेक्ट, आप क्या होता है, आप साथ में उसमें गर्म हवा डालोगे पैन के अंदर एंड टू द टैबलेट बेड सरफेस, सो दैट टैबलेट कोटिंग हो सके. एंड इज एग्जॉस्टेड बाय मीन्स ऑफ डक्ट्स पोजिशन थ्रू द फ्रंट ऑफ द पैन. मतलब क्या, बहुत सिंपल से है. सबसे बेस्ट होता है कि आप इसमें स्प्रे करो, स्प्रे करना कोटिंग सॉल्यूशन को, वो सबसे बेस्ट रहता है. साथ साथ में आप उसको हीटेड एयर देते रहो और एग्जॉस्शन होती रहेगी साथ में. सो इस तरीके से हमारी हो जाती है. एक बार बस रीडिंग लगा लो आप यहाँ पर. कोटिंग सॉल्यूशंस आर अप्लाइड टू द टैबलेट्स बाय बेस्ट इज स्प्रेइंग द मटेरियल, बाय स्प्रेइंग, आई एम सॉरी, by spraying the material onto the rotating tablet. ये घूमता रहेगा, उसके साथ स्प्रे होता रहेगा, साथ में हीटेड एयर आती रहेगी. use of atomizing systems to spray the liquid coating material onto the tablet produces the faster, इससे क्या जल्दी बनेगी, ज्यादा बनेगी, even distribution of solution or the suspension. Spraying can significantly reduce dry time. अब जैसे अगर आप लिक्विड कोटिंग कर रहे हो तो उसको सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो उससे बेस्ट है कि स्प्रे कर दो.
between solution applications in sugar coating. Spraying can significantly reduce drying time between solution applications in sugar coating processes and allows for continuous application of the solution in the film coating. ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करता रहेगा, इसमें पिल्स होंगी, ऊपर से आप इसमें स्प्रे कर दोगे, साथ में हीटिंग एयर डालते रहोगे एंड इज एग्जॉस्टेड बाय मीन्स ऑफ डक्ट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके डक्ट्स भी जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रैन्युलेटर्स की। Granulators are special machines which are used for wet granulation and dry mixing of ingredients. इसमें क्या ग्रेन्यूल्स बनाने आपको, मे बी वेट और मे बी ड्राई। The machines ensure fast, efficient and uniform mixing of granulation of raw particles. इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। जैसे कि मान लो पाउडर ड्रग है या कोई बड़ा ड्रग है, तो आप उसको क्या छोटे छोटा कर करके उसके ग्रैन्यूल्स बना लोगे, साथ में थोड़ा बहुत मॉइस्चर लोगे, फिर आप उसको ग्रेन्यूल फॉर्म में ला करके फिर आप उसे ड्राई करोगे, कुछ ऐसा। ओवर साइज ग्रैन्यूल्स है ब्रोकन, मैंने कहा ना कोई बड़ा हो उसको छोटा करने का है ना, ब्रोकन डाउन इनटू यूनिफॉर्म साइज टू इंश्योर बेटर ब्लेंडिंग, कि अच्छे से ब्लेंडिंग उसके अंदर हो जाए। देर आर फ्यू काइंड ऑफ ग्रैनुलेटर्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कम्यूटिंग मशीन, पेलेटाइजर, रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर, स्फेराइडाइजर, स्प्रे ग्रैन्युलेटर। अब इसमें क्या सबसे बेस्ट क्या होते हैं, स्प्रे ग्रैन्युलेटर्स वाइडली यूज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर रैपिडली ड्राई, ठीक है, जल्दी इजीली ड्राई हो जाएगा ये और मिक्स हो जाएगा। ड्राई सस्पेंशन सॉल्यूशन इन विशियस मटेरियल्स इनटू फ्री फ्लोइंग ग्रैन्यूल्स, कि अगर आपको ग्रैन्यूल्स बनाने हैं तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा हमारा स्प्रे ग्रैन्युलेटर्स। इनकी एफिशिएंसी काफी हाई होती है ऑफ ड्राइंग and can evaporate considerable amount of fluids and liquids from particles, helping to save energy process time, ठीक है, टाइम भी आपका बचाएगा। The process involves mixing of dry ingredients, adding liquid to the mixture। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो पाउडर ड्रग है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करना है, उनको ग्रैन्यूल्स फॉर्म में लाना है और उसके बाद उसको ड्राइंग कर देना है, ठीक है। इतना सा बता रखा है, मिक्सिंग ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, एडिंग लिक्विड टू द मिक्सचर एंड ग्रेनुलेटिंग देम, दिस इज फॉलोड बाय ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। जैसे पता है जैसे ग्रेन्यूल्स बनते हैं, राइट। स्प्रे ग्रैन्युलेटर्स एग्लोमेरेट फाइन पार्टिकल्स इनटू लार्ज एंड फ्री फ्लोइंग ग्रेन्यूल्स। Granulation occurs by spraying liquid into fluidized powder. सिंपल है। अब आप इसे कहाँ कहाँ यूज करोगे, खाने में यूज करोगे, फार्मास्यूटिकल्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। पढ़ लिया अब हमने। अब हम पढ़ेंगे पिल मेकिंग मशीन, यानी कि टैबलेट मेकिंग मशीन। नाउ फॉर द कंप्रेशन, अब क्या आपने मान लो ग्रेन्यूल्स बना लिए, अब आपको पिल बनाना है, कैसे कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द फॉर्म, ग्रेन्यूल्स को जब आप टैबलेट की फॉर्म में लाओगे तो कंप्रेस करोगे। वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स आर एम्प्लॉयड विच आर नोन एज टैबलेट और पिल मेकिंग मशीन्स। वेरियस टाइप ऑफ मशीन अलग अलग टाइप की होती है। सिंगल पंच मशीन्स, मल्टी पंच मशीन्स, हाई स्पीड रोटेटरी टैबलेट मशीन्स, मल्टी लेयर रोटेटरी टैबलेट मशीन्स। अब इसमें क्या होता है, बहुत आसान है। सिंगल पंच मशीन में क्या होगा, जैसे in single punch machines, one set of die and punch is fitted and only one tablet can be compressed at one time। जैसे कि आपने एक पिल रखी है और उसमें एक टाइम पे एक ही पंच हो रहा है, ये लो स्केल में काम होता है ना, लो क्वांटिटी में लो स्केल में काम होता है। दे मे बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड एंड विद दीज मशीन्स आप इसमें क्या 1 मिनट में 60 से 90 टैबलेट्स तक बना सकते हो। तो सिंगल पंच मशीन्स में क्या होगा कि एक टाइम पे एक डाई और पंच फिट है तो उसमें एक ही आपकी टैबलेट कंप्रेस हो सकती है। मल्टी पंच में क्या होगी, एक टाइम में कुछ मतलब एक साइकिल में खाली एक नहीं होगा, काफी टैबलेट्स पंच हो सकती हैं। अब देखो सिमिलर कंस्ट्रक्शन है इसका, वर्किंग इज दैट ऑफ सिंगल पंच मशीन। Here, during one cycle, instead of just one, as many tablets are prepared as that of number of dies fitted। जितनी भी dies fitted होंगे उतने एक टाइम में हो सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हाई स्पीड रोटेटरी टैबलेट मशीन। हाई स्पीड रोटेटरी में क्या हो रहा है, ये सबसे पहली बात तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें एज मेनी एज 70 सेट्स ऑफ डाइज एंड पंचेस होते हैं, मतलब कि एक टाइम पे आपके कितने 70 सेट हो सकते हैं, 70 पीस बन सकती है। एक मिनट में आपको 10,000 टैबलेट्स प्रोड्यूस करके दे सकती है ये मशीन। तो अभी तक आपने क्या देखा, सिंगल पंच मशीन्स में क्या हो रहा है, एक सेट है डाई और पंच का, तो उसमें आप एक टाइम पर एक ही टैबलेट को कंप्रेस कर सकते हो। ओनली वन टैबलेट कैन बी कंप्रेस्ड। स्मॉल स्केल में बनेगा 60 से 90 टैबलेट्स एक मिनट में बनेगी। मल्टी पंच में आपकी क्या, एक टाइम पर काफी सारी हो सकती हैं, जितने भी डाई फिटेड होंगे उतने। हाई स्पीड रोटेटरी में कम से कम एक उसमें 70 सेट होते हैं, तो एक मिनट में आपको 10,000 टैबलेट्स कुछ कुछ दे सकता है। अब हम बात करते हैं मल्टी लेयर रोटेटरी टैबलेट मशीन। कैन प्रोड्यूस टैबलेट्स हैविंग वन टू और अब इसमें क्या, जैसे अगर कोई इनकम्पैटिबल ड्रग्स है, इनकम्पैटिबल ड्रग्स मतलब कि दो ड्रग्स जो आपस में अगर इंटरैक्ट कर गए तो उनमें रिएक्शन हो सकती है, तो हमें उस रिएक्शन से बचाना है। तो अगर दो ड्रग्स हैं तो उनको, उनके बीच में अगर हम एक इनर्ट लेयर लगा दें और फिर कंप्रेस कर दें, उन्हें जोड़ दें आपस में, तीनों लेयर्स को, मतलब दोनों लेयर्स को बीच में इनर्ट लेयर लगा दें, तो उसमें यूज होगी हमारी मल्टी लेयर रोटेटरी टैबलेट मशीन। तो इसमें क्या, ये एक दो या तीन लेयर्स ऑफ टैबलेट्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। हेयर इनकम्पैटिबल ड्रग्स कैन बी कंप्रेस्ड इन डिफरेंट लेयर्स एंड सेपरेटिंग दीज लेयर्स विद इन इनर्ट मटेरियल. Sustained release action tablets are prepared in this method. So this was about the punch machines. अब हम बात करते हैं स्ट्रिप पैकिंग मशीन की। अब स्ट्रिप पैकिंग मशीन क्या होता है, ये टैबलेट्स को पैकेजिंग में हेल्प करेगी। कैसे पैकेजिंग करती है, तो वो पैकेजिंग करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो फ्लेक्सिबल फिल्म्स लेंगे, उनको आपस में इस तरीके से साथ में जोड़ेंगे कि उनके बीच में एक पॉकेट बन जाए, और उस पॉकेट के अंदर हम अपना ड्रग, जो भी हमें टैबलेट डालनी है, उसको हम डाल देंगे। एंड दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मशीन, ठीक है। तो a strip package is formed by feeding two webs of a heat sealable flexible film. वो film कैसी होती है, वो heat sealable होती है through either a heated crimping roller or a heated reciprocating plating. यानी कि उन दोनों शीट्स को हीट के थ्रू, हीटेड रोलर के थ्रू जोड़ा जाता है और उनके बीच में प्रोडक्ट को ड्रॉप किया जाता है इनटू द पॉकेट फाउंड प्रायर टू फॉर्मिंग द फाइनल सेट ऑफ सील्स। ये देखो, ये इसकी मशीन है, स्ट्रिप पैकेजिंग मशीन। Strip of package is found. Generally, several packages vary depending on the packaging machine limitations. ये तो सिंपल सी लाइन है। The strip of packet is cut to the desired number of packets in length. The strip formed are usually collated and packed into a folding carton. The product sealed between the two sheets of film usually have a seal. अब इसमें देखो, इस लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है, the product sealed between the two sheets of film usually has a seal around each other with perforations usually separating adjacent packets. जैसे हम अपनी दवाइयां देखते हैं कि वो कहना चाह रहा है, जैसे ये पत्ता है दवाई का, है ना, यहाँ पे हमारा ड्रग है, यहाँ पे हमारा ड्रग है, तो ये दो, इसमें ड्रग है, इसमें ड्रग है ना, तो ये दोनों तो सेपरेटली, दोनों की अपनी अपनी पैकेजिंग है, दोनों की सील है, इनके बीच में क्या परफोरेशन होते हैं, सो दैट आप इजीली यहाँ से इसे कट कर सको, दोनों को सेपरेट आउट कर सको। तो वो यही कह रहा है, विद परफोरेशन यूजुअली सेपरेटिंग एडजेसेंट पैकेट्स। The seals can be in simple rectangular or picture frame format or can be contoured to the shape. कैसे फ्रेम उनका, क्या आप सर्कुलर भी ले सकते हो, या जैसी भी शेप है टैबलेट की उस हिसाब से ले सकते हो। The use of high barrier materials such as foil, laminations, or satin coated films in conjugation with the excellent seal formation makes this package mode appropriate for the packaging of moisture sensitive products. है ना, moisture sensitive products के लिए बहुत अच्छा है, जिससे मॉइस्चर ना लगे, बचा के रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाउच पैकेजिंग मशीन। अगर मैं आपको मोटा मोटा इसके अंदर बताऊं, इसके अंदर क्या है, तो ये पैकेजिंग में हेल्प करेगा। पाउच पैकेजिंग आपको नाम से समझ में आ रहा है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, वर्टिकल होगी और एक हॉरिजॉन्टल होगी।
मैं अगर आपको इसे बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे इसकी फ़िल्म का रोल होता है, जो हमारा पाउच है उसकी शीट है, ठीक है? ये शीट मान लो ऊपर से आ रही है। यहाँ पे एक रॉड है या ट्यूब कह लो, ठीक है? यहाँ से ये शीट आ रही है। ये शीट इसके अराउंड रोल होगी। ये शीट इसके अराउंड रोल होगी और लेटर ऑन इसके बीच में प्रोडक्ट फिल किया जाएगा। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? यहाँ से ये हमारी शीट है, ये हमारी शीट है, रोल है। ये यहाँ से इसे हमने उठाया, यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है, उसके अराउंड इसको फोल्ड किया और इसके बीच में फिल किया जाएगा। अब जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो यहाँ पे इसे जॉइन कर देंगे। जब ये नीचे आती जाएगी तो यहाँ से ये पूरा सर्कुलर पाउच बना रही है और यहाँ से इसे जॉइन कर देंगे और इसके बीच में प्रोडक्ट होगा। लेटर ऑन जब वो आएगा तो यहाँ से हम इसको सील कर देंगे। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट नीचे आता जाएगा उसको सील कर देंगे और लेटर ऑन हमारा पाउच बन जाएगा, कुछ ऐसा करके। आई एम सॉरी फॉर द डायग्राम, बट एक्सप्लेनेशन कुछ इसकी ऐसी है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। द फ्लेक्सिबल पाउच इज अ पैकेजिंग कॉन्सेप्ट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग नॉट ओनली अ पैकेज दैट इज टेम्पर रेजिस्टेंट बट ऑल्सो अ पैकेज विद अ हाई डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना? प्रोटेक्शन के उसके लिए हमें पाउच काफी जरूरी होता है। अब क्या, दो टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल हो गया। जो अभी मैंने आपको समझाया वो वर्टिकल था। इन द वर्टिकल पाउच मेकिंग मशीन अ वेब ऑफ फिल्म इज ड्रॉन ओवर अ मेटल कोलर एंड अराउंड अ वर्टिकल फिलिंग ट्यूब, है ना? एक फिलिंग ट्यूब, मतलब एक ट्यूब होगी, उसके अराउंड इस फिल्म को रैप करेंगे, ठीक है? थ्रू विच द प्रोडक्ट इज ड्रॉप्ड इनटू द फॉर्म पैकेज। उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट जाएगा। The metal filling tube also act as a mandrel which controls the circumference of the pouch and against which the longitudinal seal is made. उसके साइड में क्या, एक longitudinal seal बना देंगे, जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ये longitudinal seal, ये longitudinal seal लग जाएगी। Okay, the formation of the seal, which can be either a fin seal or an overlap seal, converts the packaging film into a continuous tube of film, जिससे कि ये क्या, एक ट्यूब टाइप की बन गई। ग्रेविटी के थ्रू वो जो प्रोडक्ट है वो नीचे नीचे जाता जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग सीलर्स ऑर्थोगोनल टू द लॉन्गिट्यूडनल सील क्रिम्प ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्यूब क्रिएटिंग द बॉटम सील ऑफ द पैकेज। अब उसमें क्या, नीचे से सील लगा दी जाएगी जिससे उसका बॉटम सील हो गया। द प्रोडक्ट ड्रॉप्स थ्रू द फॉर्मिंग ट्यूब अ डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पैकेज। ऊपर से प्रोडक्ट को ड्रॉप किया जाएगा एंड फॉर्म्स द टॉप एंड द फाइनल सील ऑफ द पैकेज, right? The top seal of the package becomes the bottom seal of the next package. जैसे जैसे ये नीचे नीचे आता जाएगा, जैसे ये नीचे नीचे आता जाएगा तो पहले इसमें नीचे वाला लग गया, फिर आया तो उसमें ऊपर वाला में सील लग गई, फिर जो नीचे वाली, जो हमने ऊपर वाली सील लगाई है वही अगले वाले पैकेज की बॉटम सील होगी। बहुत सिंपल था। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो मेरे को एक बार कमेंट में लिख देना। The top seal of the package becomes the bottom seal of the next package and the process repeats itself. Since vertical machines are gravity fed, they are primarily used for liquids, powders, granular powders, क्योंकि आप उसमें ऊपर से डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली लिक्विड्स नीचे चलते जाएंगे और हमारा पाउच इजीली बन जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल सिस्टम की भी जो फंक्शनिंग है वो ऐसी ही होती है, पर इसमें क्या हम स्मॉलर वॉल्यूम में बना पाते हैं, बाकी इसमें भी ऐसे ही होगा। हॉरिजॉन्टल सिस्टम इज जनरली यूज फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलर वॉल्यूम, स्मॉलर वॉल्यूम, which are more amenable to the flatter format of the packages produced by the type of equipment. In this system, the web of film is folded upon itself. इसमें क्या ट्यूब नहीं होगी, इसमें वो खुद से ही फोल्ड होगा। A reciprocating pattern creates pockets in the film by making vertical separation से। अब इसमें जो आप सील लगाओगे वो आपको सीधी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो आपकी फिल्म आ रही है, जो आपकी फिल्म आ रही है वो सीधी आ रही है, तो उसके आप यहाँ पे लगाओगे सील। The product is then placed into each pocket and the final top seal is made. Packages formed on horizontal equipment typically have a three-sided perimeter seal, but other variations are possible depending on the type of machinery used. तो अभी तक हमने मशीनरीज पढ़ ली है।
अब हमारी एक रह गई है पायरोमीटर। अब हम उसे कवर करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पायरोमीटर के बारे में। पायरोमीटर क्या होता है? इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, कि बिना डिवाइस को टच किए हुए टेम्परेचर बता देता है। किस प्रिंसिपल से? रेडिएशन के प्रिंसिपल से। किसी भी फर्नेस, भट्टी, पुट हो गया, मफल फर्नेस हो गया, इन सब की टेम्परेचर को वो बता सकता है। प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन थर्मल रेडिएशन, कि जितना ज्यादा उसके अंदर टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा थर्मल रेडिएशन होंगी। सो इट डिटेक्ट्स द रेडिएशन एंड कन्वर्ट्स इट टू द टेम्परेचर रीडिंग। अब क्या हम इसे यूज क्यों करेंगे? ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग, जैसे मुझे पता है कि मुझे इसे इस टेम्परेचर तक रखना है कि इससे ज़्यादा ना चले जाए, ओवर हीटिंग ना हो जाए या अंडर इंसिनरेशन ना हो जाए, एक यूनिफॉर्म हीटिंग चलती रहे कि मुझे यही टेम्परेचर चाहिए, यही बना रहे, है ना? तो आप उसे मेंटेन कर सकते हो। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स के लिए होता है। इंफ्रारेड पायरोमीटर कॉमनली यूज्ड है। रेडिएशन पायरोमीटर फर्नेस टेम्परेचर मॉनिटरिंग में होगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला तो ये नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सूटेबल फॉर वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी हो गया तो इसको कुछ नहीं होगा, ये आराम से अच्छी खासी रीडिंग दे सकता है। बाकी क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न मशीनरीज। थैंक यू।